तो ये 2% की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 2% भी जीडीपी का मान लें तो 2% जीडीपी इंडिया की जो है वो करीब $80 बिलियन बैठती है। और मैंने खर्चा कितना बताया इन सीएसी पर, जो क्राइम को कम करने के लिए और स्पीडी ट्रायल के लिए और जस्टिस सिस्टम को जो है वो उसमें मोबिलाइज डालने के लिए जो बताया है, वो सिर्फ $4 बिलियन जेल चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर्स हैं, वो पता चलता है कि वो एक जो है वो क्रिमिनल पकड़ा गया या वो जो है एनकाउंटर में मारा गया और उस पर 35 केस थे। कोई 80 केस हैं, मुख्तार अंसारी पे 80 केस थे, अतीक अहमद पे 70 केस थे, फलाने पे जो है अरुण गाबली पे 40 केस थे, इस पे इतने केस थे। ये सब चीज़ें जो है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगी। रिपीट ऑफेंडर आदमी अगर ने किसी ने गलती से या एक हीट ऑफ मूवमेंट में या क्राइम करने के लिए भी अगर कोई एक सोच के कि मैं बच जाऊंगा और वो कर भी दिया है, तो दोबारा तिबारा करने में उसकी रूह कांप जाएगी कि बेटा अब तो तेरा कोई रास्ता नहीं है और बहुत लंबा जेल जाएगा। तो ये आज की तारीख में जो क्राइम कर रहा है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मैं 2-4-6 साल जेल रहूँगा, लेकिन मेरी फैमिली तो मज़े करेगी और फिर मैं निकल के फिर मैं मज़े करूँगा और अभी मज़े कर रहा हूँ। ये फीलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल। और जो है सारी प्रॉपर्टी उसकी सीज होनी चाहिए। कहा था कि नेशनल हमारी जो इकनॉमी है और कंट्री की इमेज है और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर क्राइम में कमी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि आज क्राइम अगर जो हो रहे हैं उसमें चेन स्नैचिंग और बच्चों के जो है वो किडनैपिंग और ये सब, इसी में अगर जो है वो आधी कमी आ जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा कितना बढ़ जाएगा। लोग बाग फ्रीली, लेडीज़ औरतें जो है फ्रीली अगर निकल सकें वो सड़कों पे अंधेरा होने के बाद भी, आपको ये खतरा ना हो कि मेरा बेटा बेटी आ रहा है रास्ते में, कौन उसको जो है वो उसके जो है मगिंग कर ले। मगिंग में मालूम पड़ा कि थोड़ा झगड़ा हो गया या रईश करने की कोशिश की और उसको गोली मार दी। ये सब अगर डर कम हो जाएंगे तो देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी। और मेरा ये कहना है कि अगर जो है इसको फुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये जो नेशनल रेट ऑफ ग्रोथ जो 6% 7% है, ये इमीडिएटली 10% से ऊपर पहुंच जाएगी। और नेशन जो है हमारा कंट्री जो है वो 15-20 साल में जो है वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो का जो क्लब है उसके क्लब पे जो है वो दस्तक देने लगेगा। दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगणी में हम दुनिया जहान के तकरीबन हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में 3 एपिसोड्स में हमने जो है जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है और उसके लिए क्या जिम्मेदार है, जो मुकदमों की जो डिस्पोजल की स्थिति है उसके लिए क्या जिम्मेदार है, जुडिशरी की क्या स्थिति है, उसमें क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, और जो अपराधी हैं, जो ब्लू कॉलर हैं, वाइट कॉलर हैं, उनके बीच में कैसे कानून का डर बैठाया जा सकता है जिससे आगे आने वाले क्राइम करने से पहले वो 10 बार सोचें, और अगर रिपीट क्राइम करना है तो 100 दफ़े सोचें, और अगर क्राइम करते हैं तो फिर वो क्या सफ़र करेंगे, ये इंश्योर किया जाए कि वो जो है उसको तुरंत सफ़र करें, बिना देर किए वो सफ़र करें, जिससे कि जो है वो रिपीट क्राइम ना हो और कानून व्यवस्था का डर बैठे, जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज तरक्की कर सके, लोगों में सोशल ट्रस्ट हो, हमारे जो है महिलाएं बच्चे जो है सुरक्षित रह सकें। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब मैं इस एपिसोड में इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिन पैसे सब सून, पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये कोई भी प्रपोजल लाना बहुत आसान होता है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगर कोई उसके साथ उसकी फाइनेंशियल चीज़ों को जो है अगर वो नहीं लाता है कि उसमें कितना पैसा लगेगा और उसके कितना फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली कितना इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, तो वो प्रपोजल जो है वो अधूरा है, और मैं ऐसे प्रपोजल को जो है वो कोई तवज्जो नहीं देता। तो आगे देखिए कि इसके क्या मैं लाता हूँ आपके सामने, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन सारे प्रपोजल्स के क्या हैं। तो दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि जो है ये तो और जो है वो खर्चे का काम आ गया बहुत बड़ा, इतने सारे जो है वो वकील लिए जाएंगे, इतने सारे जज लिए जाएंगे, एक अलग और कोर्ट फॉर्म किए जाएंगे, पहले ही कोर्टों पे कितना खर्चा हो रहा है,
ये और बहुत बड़े खर्चे आ जाएंगे, तो ये कहाँ से सब मीट आउट होगा। तो इसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, मतलब कभी कि आप ये कहेंगे कि प्रपोजल तो आपने जो है यहाँ ठेल दिया है ना, और उसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो आपने ऐसे गाल बजाना बहुत आसान काम होता है, आप लोग कहेंगे। तो फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में करीब जो है 800 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर हम सपोज 10 कमेटी फॉर्म करें, वो 15 या 12 भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट में जो है करीब हमें 800 कमेटी के लिए 10 कमेटी के लिए, और 800 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमें 8000 तो एक्स जज लेने होंगे और 16000 एडवोकेट लेने पड़ेंगे। मैंने बताया आपको, एक जज रहेगा और 2 एडवोकेट रहेंगे, 16000 एडवोकेट लेने होंगे। तो अगर हम जो है वो अगर उनके जो उनको डेली अलाउंस या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, अलाउंस दिए जाएंगे, या उनके स्टे के एक्सपेंसेस होंगे, वो हम सपोज अमूमन 20,000 रुपये डेली मान लें एक पर। आपको अच्छा खासा उनको पेमेंट करना होगा, नहीं तो कोई ऐसा शामिल नहीं होगा। तो 20,000 रुपये डेली मान लें, तो ये अमाउंट जो है करीब जो है 300 वर्किंग डे के लिए 20 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट आता है सारा। ये पूरे CAC एक 10 मेंबर 10 CAC पर 3 मेंबर पर CAC के हिसाब से करीब 20 करोड़ रुपए पर डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके अलावा हम ये मान लें कि करीब जो है वो इन पर 1 करोड़ रुपए पर मंथ जो है वो खर्च होगा। बाकी जो स्टाफ 10 लाख रुपए पर कमेटी जो है स्टाफ रखा जाएगा, उनका ऑफिस होगा, क्लर्क होंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे जो बहस करने वाले एक्यूज़ की तरफ से या विक्टिम की तरफ से। तो करीब जो है 1 करोड़ रुपए पर मंथ जो है वो आप 12 करोड़ एनुअली मान लें 10 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारा जो अमाउंट है वो पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 30 करोड़ के आसपास आता है, और 800 डिस्ट्रिक्ट में करीब ये 24,000 करोड़ रुपए बैठता है। करीब 24,000 को 30,000 आप कर लीजिए तो $3 बिलियन के आसपास जो बैठता है। मान लिया हम इसको और बढ़ा के $4 बिलियन कर दें, तो ये एक्सपेंडिचर एनुअल है पूरे इंडिया भर में $4 बिलियन का सिर्फ। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो है वो इंडिया में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो 2% जो है GDP जो है वो का लॉस होता है। हालांकि ये मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर सारे हम जो है सारे क्राइम करप्शन से जो होने वाले नुकसान हैं और जो कोर्ट में लोगों का टाइम जाया हो रहा है, आप कचहरी जाके देखें, लगता है आधा शहर यहीं पर जो है इकट्ठा है, सब हर आदमी या तो केस लड़ रहा है या लड़वा रहा है। तो 2% GDP का नुकसान होता है, मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा होता है। लॉस्ट मैंडेज होते हैं, ब्रेड विनर्स का लॉस होता है। एक आदमी की फैमिली जो है, अगर हम केस कम कर लेते हैं, अभी स्थिति है कि एक ब्रेड विनर चला गया तो पूरी फैमिली जो है तबाह हो गई, उसका अल्टीमेटली बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, कितना लॉस होता है वो इनकैलकुलेबल है, बिल्कुल टोटली इनकैलकुलेबल है। ट्रॉमा वगैरह तो वो छोड़ दीजिए जो हो रहा है। तो ये 2% की GDP से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 2% भी GDP का मान लें तो 2% GDP इंडिया की जो है वो करीब $80 बिलियन बैठती है। और मैंने खर्चा कितना बताया इन CAC पर, जो क्राइम को कम करने के लिए और स्पीडी ट्रायल के लिए और जस्टिस सिस्टम को जो है वो उसमें मोबिलाइज डालने के लिए जो बताया है वो सिर्फ $4 बिलियन। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल्स जो है वो हमारे इसके हैं। तो दोस्तों कुछ और भी सजेशन है जिनको मैं आगे एपिसोड्स में जो है वो लाता रहूँगा और जो है उसको उस पर जोड़ देता रहूँगा, जब तक कि हमारे से आप लोग आवाज़ इसको फैलाकर और जो है वो मोदी जी तक आवाज़ पहुँचाएं कम से कम। एक तो जो है वो सबसे पहले 3 स्ट्राइक रूल एक है जो बहुत से कंट्रीज़ में लागू है। तो जितने भी जो भी केस क्रिमिनल का आएगा, नया केस आएगा, वो उस क्रिमिनल के जितने भी और पेंडिंग केस हैं वो सब के सब ज्यूरी के सामने लाए जाएंगे। और वो ज्यूरी जो है वो उसमें जो ज़्यादा, अगर मान लिया 20 केस हैं तो जो ज़्यादा एडवांस स्टेज में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है या जो ज़्यादा सीरियस हैं उनमें से कम 3 केस चूज़ करेगी और उस पर एडजुडिकेट करेगी, 3 या 4 या 5 करेगी। और अगर वो 3 केसेस में प्राइमर जो ग्रेडेशन में जो है वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 गिल्टी पाती है और सीरियस केस में 2 केसेस में गिल्टी पाती है, तो उस आदमी को जो है वो उसको जेल भेज दिया जाएगा। लंबा मीन्स
वो कम से कम जो है वो अपना ट्रायल करा के जल्दी से जल्दी, जब तक कि वो 2 या 1 केस में गिल्टी ना, सीरियस केस में 1 केस में ही गिल्टी ना रह जाए, और जो कम सीरियस केस हैं उसमें 2 केस में गिल्टी ना रहे। मतलब अगर 3 केस उसके खिलाफ जो है वो डिटरमिन किए जाते हैं ग्रेडेशन पर कि वो ग्रेड 2 या 3 गिल्टी है, अगर जब भी 3 केस उस पर रहेंगे वो तब तक वो जेल में बंद रहेगा। और अगर उसने केस कम कर लिया और छूट गया और वो फिर क्राइम किया तो ऑफकोर्स वो फिर से जेल चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर्स हैं, वो पता चलता है कि वो एक जो है वो क्रिमिनल पकड़ा गया या वो जो है एनकाउंटर में मारा गया और उस पर 35 केस थे, कोई 80 केस हैं, मुख्तार अंसारी पे 80 केस थे, अतीक अहमद पे 70 केस थे, फलाने पे जो है अरुण गाबली पे 40 केस थे, इस पे इतने केस थे। ये सब चीज़ें जो है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगी। रिपीट ऑफेंडर आदमी अगर ने किसी ने गलती से या एक हीट ऑफ मूवमेंट में या क्राइम करने के लिए भी अगर कोई एक सोच के कि मैं बच जाऊंगा और वो कर भी दिया है, तो दोबारा तिबारा करने में उसकी रूह कांप जाएगी कि बेटा अब तो तेरा कोई रास्ता नहीं है और बहुत लंबा जेल जाएगा। तो ये 3 स्ट्राइक रूल, और जो सीरियस केस में इसको मैं कहूँगा 2 स्ट्राइक रूल, ये जो है वो फॉलो होगा। और जो भी आज की तारीख में अगर क्रिमिनल CAC फॉर्म हो जाती हैं और जो भी क्राइम होता है आएगा, उस क्रिमिनल्स के जो है पूरा जो है वो सारा का सारा सिजरा जो है निकाल के देखा जाएगा। और अगर वो जैसा कि मैंने कहा 2 या 3 केस में गिल्टी है तो वो अंदर, जब तक कि कम से कम जो है वो लेवल में ना आ जाए, वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन करा के, तो स्पीडी ट्रायल को भी बहुत इसमें जो है वो हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो है वो जो हीट ऑफ मूवमेंट में अगर नहीं हुए हैं या उसमें कोई हायर कोर्ट जो है अगर कोई बहुत ही एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं पाता है, एक लेडी है उसको ज़िंदगी भर उसका हस्बैंड मारता पीटता परेशान रहा करता रहा, उसके बाद जो है हुआ कि ये कि वो साला शराब पी के आया और उसने जो है वो बेटी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसने जैसे कि पिक्चर में दिखाया था अर्थ पिक्चर में, और उसने उसका मर्डर कर दिया। इस तरीके की जो सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसके अलावा जो है सारे जितने भी होंगे केस उनमें जो है वो मर्डर की शार्प शूटर हैं, ये सब हैं, इस टाइप के सब जितने भी केस हैं सबको जो है वो डेथ पेनल्टी होगी। और वो डेथ पेनल्टी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो उसी केस में जो है उसकी कम्यूट होगी लाइफ सेंटेंस को, जब वो वॉलंटरी कन्फेशन कर लेगा। या अगर कन्विक्ट हो गया है तो डेथ पेनल्टी उसे मिल गई है और उसने पहले कन्फेशन नहीं किया और उसका कन्विक्शन हो गया, डेथ पेनल्टी मिल गई, तो वो विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन देने को तैयार हो जाए, तो उसका जो है वो उसको जो है डेथ को जो है लाइफ सेंटेंस में बदला जा सकता है। इसके अलावा जो और सीरियस केस हैं जैसे ड्रग पेडलिंग, माफिया रनिंग, मल्टीपल फाइनेंशियल चीटिंग, सीरियस इकोनॉमिक क्राइम्स, हवाला ऑफेंडर, ब्राइवरी, एम्बेजलमेंट, इसमें कंपल्सरी लाइफ सेंटेंस है। और इसमें सीधी से आर्गूमेंट ये है कि भाई मत करो तुम क्राइम, सीधी जब एक ले डाउन कर दिया गया है इस पर लाइफ सेंटेंस है, तो कोई ये आर्गूमेंट, ये सब बेकार की बातें हैं कि साहब जो है इतना हार्ड पनिशमेंट नहीं होना। अरे मत करो ना क्राइम, सीधी सी बात ये है, जब तो पता है हार्ड क्यों कर रहे हो और फिर उसके बाद रोते हो कि साहब ये बहुत टफ पनिशमेंट है। ये वो नहीं रोते हैं, क्रिमिनल्स नहीं रोते हैं, वो उनके साले अपोलोजिस्ट जो हैं जो आर्म चेयर बैठे हुए हैं वो रोते हैं। तो मत करिए क्राइम, मत लो रिश्वत, मत करो जो है नकली दवाओं का कारोबार, मत करो जो है वो जहरीली चीज़ों की मिलावट, क्यों करते हो भाई? अगर करोगे तो जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। इसके बाद जो है वो जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ग्राम प्रधान से लेके सभासद से लेके MLA और MP और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक, जब वो इलेक्शन अपना जीत जाएंगे तो सबका जो है वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन उसका होगा। और इन्वेस्टिगेशन में उनकी कितनी प्रॉपर्टी थी, उनके फैमिली मेम्बर की कितनी प्रॉपर्टी थी और कितनी अब है, और उनके खिलाफ़ क्या क्या क्रिमिनल केसेस हैं, वो क्रिमिनल केसेस ट्रायल पे आए हैं नहीं आए हैं, और किस में वो बचा बचा घूम रहा है, सारे के सारे इसके लिए जो है SIT बैठाई जाएगी हर केस के लिए, हर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसके जो है उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन उसका जो है होगा, और उसी तरीके से लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 उसका ग्रेडेशन होगा। तो इसका फ़ायदा होगा कि दोस्तों जिसे इलेक्शन लड़ना है वो क्राइम नहीं करेगा, और जो क्राइम जिसने किया हुआ है या जिसने
क्राइम से जो है प्रॉपर्टी जो है अर्न की हुई है करोड़ों अरबों की, वो जाने के डर से वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो इलेक्शन सिस्टम जो है वो एक ही झटके में जो है इसमें बहुत भयंकर सफाई इसमें आ जाएगी, और सारे फैमिली मेम्बर भी का भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और अगर सीरियस क्राइम किया है तो जो है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उसका जो है वो मस्ट है उसका क्रिमिनल का। अगर जो है मिलियंस ऑफ जो हमारे लॉ अबाइडिंग हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लोग जो हैं वो बेरस्ट मिनिमम, किसी को 15,000 तनख्वाह मिल रही है, बेचारे पीछे बैग रखे रखे मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, किसी को 20,000 30,000 मिल रही है, तो एक जो जिसने क्राइम किया है और जो गिल्टी पाया गया है और उस क्राइम के थ्रू उसने हस्ती बनाई है, उसने बिल्डिंग खड़ी की हैं, उसने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उसने कारें खरीदी हैं लंबी लंबी, तो उसको सिर्फ सज़ा दे के क्यों छोड़ा जाए? उसके फैमिली मेंबर जो ऐश कर रहे हैं, मतलब वो तो क्राइम की प्रोसीड से उसके फैमिली मेंबर जो है ऐश करते रहें, और जो लॉ अबाइडिंग है वो बेचारा कोई सीवर होल साफ़ कर रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, और कोई जो है वो दिन भर जो है वो मोटरसाइकिल पे इधर से उधर जो है जो हमारे ये वर्कर्स हैं, ये डिलीवरी वाले, वो घूम रहे हैं, वो तो 15-20 हज़ार में घूम रहे हैं, उसके फैमिली मेम्बर वाले 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं, और वो बंदा जो है आपने जो क्राइम किया था सपोज वो जेल चला गया, तो उसको ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी औलादें खाली ऐश कर रही हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में जो क्राइम कर रहा है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मैं 2-4-6 साल जेल रहूँगा, लेकिन मेरी फैमिली तो मज़े करेगी और फिर मैं निकल के फिर मैं मज़े करूँगा, और अभी मज़े कर रहा हूँ। ये फीलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल, और जो है सारी प्रॉपर्टी उसकी सीज होनी चाहिए। ये मेरा पर्पस। तो दोस्तों थोड़ा टाइम मैं और कर लूँगा, जो बेनिफिट्स हैं मैं उनको ज़रा आपके लिए समराइज़ कर दूँ, क्योंकि ये मेरे आगे आने वाले बीच बीच में तमाम, और मैं जब टेकअप करूँगा कोई इंसिडेंट क्राइम का या कोई और एपिसोड लाऊंगा तो ये चीज़ें बार बार आने वाली हैं, तो मैं इसमें थोड़े से आपको जो है वो बेनिफिट्स समराइज़ कर दूँ। पहला बेनिफिट है इमीडिएट एंड ड्रास्टिक रिडक्शन इन क्राइम्स एंड न्यू कोर्ट केसेस। पहला तो सबसे पहला बेनिफिट है ये, क्यों कि एक तो सर्टेन लॉन्ग एंड स्पीडी जेल टर्म मिलेगा जो विद डर्टी लेबर वो मिलेगा, ये बिल्कुल सर्टेन है क्राइम करने वाले के लिए। तो इससे जो है ड्रास्टिक रिडक्शन जो है वो क्राइम में हो जाएगा। 3 स्ट्राइक रूल्स की वजह से जो है वो बहुत बड़ा डिटरेंस हो जाएगा आगे। 3 स्ट्राइक हुई, ऑफ कोर्स सीरियस क्राइम में 2 स्ट्राइक वो आदमी नप गया लंबा, तो ये हो जाएगा। और तीसरा ये कि जो है जितनी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो सारे के सारे वो कफ ऑफ करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे हाथ से निकल जाएंगे। तो जो है अब नए क्रिमिनल केस में ये अगर प्रोविज़न हो गया एक बार, तो नए क्रिमिनल केसेस में ड्रास्टिक रिडक्शन आ जाएगा, चाहे वो वाइट कॉलर क्राइम हो, चाहे वो चीटिंग और फ्रॉड हो, और चाहे वो आउटराइट जो वायलेंस वाले क्राइम हैं वो हों। उसके बाद जो है वो डिलेड जस्टिस का जो कैंसर जो हमारी सोसाइटी को देश को खाया जा रहा है वो डिलेड, और लोगों की जो है वो जो इनोसेंट सिटीजन है वो जो है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान है, उनको कितनी कोफ्त होती है, कितना कष्ट होता है। किसी का नियर एंड डियर चला गया, ऊपर से वो चक्कर और काट रहा है और अगला जो है मूँछों पे ताव दे के घूम रहा है। तो ये जो एक कैंसर, एक जो आयरन इन द सोल जो पूरे सोसाइटी के अंदर जो है घुसती चली जा रही है, जैसे कहते हैं आयरन इन द सोल घुस रही है, ये जो है ये काफ़ी क्लियर होगी। क्योंकि एक तो ये प्रोविज़न ऑफ कल्पेबिलिटी असेसमेंट कोड की वजह से वॉलंटरी कन्फेशन होंगे, एक तो ये, तो उसकी वजह से जो है वो उसके लिए इतना इंसेंटिव है वॉलंटरी कन्फेशन के लिए कि वो जो है वो आदमी को तुरंत जो है वो सेंस ऑफ जस्टिस उसका पूरा हो जाएगा। किसी ने कन्फेस कर लिया सपोज वॉलंटरी, 20 साल की सज़ा वैसे होती है, अब उसको सपोज 14 साल की हो रही है, लेकिन जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है उसको सेटिस्फेक्शन है उसकी जो है वो उसको न्याय मिल गया कम से कम। और इसके बाद जो है वो ड्राइंग ऑफ इंसेंटिव टू डिले कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो क्रिमिनल्स हैं वो जो है वो जो इंसेंटिव है उनको ट्रायल डिनाई करने का वो
उनको इंसेंटिव ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो अगर वो सपोज़ उनके ग्रेड 3 पे उनकी कल्पेबिलिटी असेस हुई है तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ट्रायल हो सकता है मैं उसमें छूट जाऊँ। अभी तो मैं 20 साल की सज़ा अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है, 10 साल के लिए तो जेल के लिए अंदर चला ही गया हूँ। मे बी कि मैं जो है आर्गूमेंट दे के और तमाम ये वकीलों की फ़ौज खड़ी करके या कैसे भी जो है वो छूट जाऊँ, तो वो उसको जो है केस को डिले करने का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया। जुडिशल करप्शन में बहुत भयंकर कमी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वकील दोस्त हैं, एक वकील दोस्त से एक बार मैंने पूछा, काफ़ी, जबकि बहुत पुरानी बात हो गई, कि कितने जज यहाँ पर करप्ट होंगे, कितने ईमानदार होंगे। तो उसने कहा कि, उसने बताया, वो अच्छा वकील था, उसने कहा कि जो 20 जज थे उस टाइम करीब कोर्ट में, कह रहा कि जो है 2 जज तो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हैं और बाकी 6-7 उसने कहा कि वो मतलब कि वो भारी करप्ट हैं, वो वेल नोन करप्ट हैं। ये मैं आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो क्या हो गया। और बाकी के बारे में कह नहीं सकते कि कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, हैंकी पैंकी, हो सकता है सिलेक्टेड केस में ले लेते हों, बाकियों का ये हाल है, और हो सकता है ना भी लेते हों। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 जजों की रेपुटेशन ये थी 20 में से कि वो डेड ऑनेस्ट हैं, और 6-7 जजों की सबको पता था कि ये भ्रष्ट है। तो ये हालत थी, और अब जब से कितना पानी बह चुका है नदियों में हमारी, ये आपको पता है। तो एक ड्रास्टिक रिडक्शन जुडिशल करप्शन में क्यों हो जाएगा? एक तो जो सीएसी जो जज करेगी उसमें टोटल स्क्रैम्बलिंग होगी, उनके जो केस उनको मिलेंगे उसमें किसी को पता नहीं है कि मैं कल किस कमेटी के साथ रहूँगा या अगले महीने किस डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये सीएसी में भेजा जाएगा, या जो है वो आज शाम से पहले जो है वो कल जो केस मिलने वाला है वो कौन सा केस मुझे मिलेगा। ना तो मुझे कमेटी का पता है कि मैं किसके साथ पैनल में रहूँगा, ना मुझे केस का पता है कि मुझे कौन सा केस मिलने जा रहा है, और थोड़े टाइम पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट तक का पता नहीं था। तो कोई जो है वो दलालों की जगह या कोई जो है वो डील करने की जगह वो बिल्कुल करीब करीब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सीएसी जब ऑलरेडी स्क्रूटनी कर लेगी तो जो ट्रायल जज है और उस पर अपना जो है ग्रेडिंग कर देगी, उसमें आर्गूमेंट के साथ में, तर्कों के साथ में, तो जजों के लिए जो है, भ्रष्ट जजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो है वो उसमें जो है वो कुछ हैंकी पैंकी करें। जब एक बार सीएसी के अगेंस्ट जाना और जज ये देता है तो उसको सीएसी के आर्गूमेंट्स काटने पड़ेंगे और वो जाना पड़ेगा, और वो उसके आगे चल के वो उसमें धरा जा सकता है, तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो सकती है। तो ट्रायल जज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि वो जब एक क्रिमिनल जो है वो आधा सेंटेंस या 1/4 सेंटेंस पूरा ही कर चुका है तो उसके पास कम इंसेंटिव रह जाएगा जज को रिश्वत देने का। वो आधी तो उसकी सज़ा पूरी हो ही गई है, वो पहले ही बहुत केसेस में वॉलंटरी कन्फेशन कर चुका होगा, तो जजों के पास जो है पहुंचने वाले केस बहुत कम हो जाएंगे, और जज के लिए सीएसी की जो डिसीजन है उसके मद्देनज़र रिश्वत लेना भी बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो है वो जजों के जो है री एम्प्लॉयमेंट के लिए वास्ट एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। जज जो है जो लोअर कोर्ट के जज हैं, सपोज अगर वो 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं तो उनको 72, 75, 12-15 साल का और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो और पेंशन मिल रही है वो अलग। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि जज जो है वो अपने से फ्यूचर को सिक्योर, हालांकि फ्यूचर सबका सिक्योर होता है, ये सब कहने की बातें हैं। जब पेंशन मिल रही है और तुम्हें ग्रेचुटी और ये अर्न लीव वगैरह सब मिली है तो फ्यूचर का कोई वो नहीं है, लेकिन स्टिल वो उनको एम्प्लॉयमेंट का जो एक चार्म रहेगा। और ऑफ कोर्स जजों को जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो उनका थोड़ा रिकॉर्ड तो देखना ही होगा, रिकॉर्ड देख के किया जाएगा सीएसी में जो अपॉइंट किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा, ये भी जुडिशल करप्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा। इसके बाद जो है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा दोस्तों, प्ली बार्गेनिंग का भी सिस्टम या वही कन्फेशन का है। उसके बाद जो है वही जो मैंने बताया था आपको कि जो है जजों को ब्राइब देने का बहुत कम जो है उनका इंसेंटिव रह जाएगा क्रिमिनल्स के पास। इसके बाद जो है वो पुलिस और लायर्स की जो ये सब है, ये है इसे बदमाशियाँ मैं कहूँगा, और जो उसकी वजह से जो है वो कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ का जो है बहुत ज़्यादा हरेसमेंट और एक्सटॉर्शन होता है, वो उसमें ड्रास्टिक कमी आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी? एक तो सीएसी को जो है वो जो पावर दे दी गई है कि हर केस को जो है वो ग्रेडिंग करे, उसकी हर इन्वेस्टिगेशन की ग्रेडिंग करे और उसमें नंबर दे, और अगर एक्शन लेना है या इवन प्रेज करनी है वो रिकमेंड करे, और उसको पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है वो बाध्यता होगी कि उस इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है,
उस पर जो है वो CAC के जो है रिकमेंडेशन के हिसाब से एक्शन लें। तो इन्वेस्टिगेटिंग जो वो है वो थोड़ा इनकम्पिटेंट हो सकता है, या थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग में थोड़ी उससे कमी हो सकती है, लेकिन जानबूझ के बदमाशी करने की टेंडेंसी ये जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये डरा रहेगा कि अगर मैंने जानबूझ के की और पकड़ी गई तो मेरा इवन डिसमिसल तक हो सकता है, डिमोशन वगैरह सब हो सकता है। अच्छा, जनरल एडिक्शन जब जो क्राइम में हो जाएगा, नए क्राइम आने वाले में, वर्क बर्डन में हो जाएगा, तो भी उसकी वजह से भी इन्वेस्टिगेशन का जो है क्वालिटी बढ़ जाएगी। उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाले हैं जो ओवरबर्डनड है, उनके पास जो है वो सफिशिएंट टाइम होगा कि जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो डिलीजेंटली इन्वेस्टिगेशन को अपने देख सकें। इसके बाद जो है वो, जैसा कि मैंने कहा था कि नेशनल हमारी जो इकनॉमी है और कंट्री की इमेज है और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर क्राइम में कमी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि आज क्राइम अगर जो हो रहे हैं उसमें चेन स्नैचिंग और बच्चों के जो है वो किडनैपिंग और ये सब, इसी में अगर जो है वो आधी कमी आ जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा कितना बढ़ जाएगा। लोग बाग फ्रीली, लेडीज़, औरतें जो है फ्रीली अगर निकल सकें वो सड़कों पे अंधेरा होने के बाद भी, आपको ये खतरा ना हो कि मेरा बेटा बेटी आ रहा है रास्ते में, कौन उसको जो है वो उसके जो है मगिंग कर ले। मगिंग में मालूम पड़ा कि थोड़ा झगड़ा हो गया या रईश करने की कोशिश की और उसको गोली मार दी। ये सब अगर डर कम हो जाएंगे तो देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी। और ऑफ कोर्स इकनॉमी में जो मैंने कहा, असेसमेंट तो ये है कुछ एजेंसीज का 2% होगा इकनॉमी में रेट ऑफ ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। और मेरा ये कहना है कि अगर जो है इसको फुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये जो नेशनल रेट ऑफ ग्रोथ जो 6% 7% है, ये इमीडिएटली 10% से ऊपर पहुंच जाएगी। और नेशन जो है, हमारा कंट्री जो है वो 15-20 साल में जो है वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो का जो क्लब है, उसके क्लब पे जो है वो दस्तक देने लगेगा। इसके अलावा जो है, जब इतने सारे क्रिमिनल जो है वो आपको दिखाई देंगे, लगाए जाएंगे जो है वो सीवर लाइन साफ़ करने पे, नाले साफ़ करने पे, सड़कों पे झाड़ू लगाने पे, और जो पानी कूड़ा फेंकने पे और कूड़ा इकट्ठा करने पे जब लगाए जाएंगे तो उससे हमारी जो है पूरे, जैसे कहते हैं ना कि गंगा में पाप धुल गए, हमारी जो कलेक्टिव नेशनल सोल है उसकी एक तरीके से ये सब क्लींजिंग हो जाएगी। डिटरेंस तो होगा ही होगा, और पोएटिक जस्टिस जो है उन क्रिमिनल्स के लिए के अगेंस्ट होगा ही होगा पोएटिक जस्टिस। इससे हमारी पूरी देश की एक तरीके से कहें समाज की जो है आत्मा में सफाई आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है वो जब भद्र लोग देखेंगे कि वो एक जो है वो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहे हैं हमारे जो है यूपी के, और उन्होंने जो माल काटा है जिन्होंने, और वो जो है आज सीवर लाइन साफ़ कर रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर, सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, और जो 10 साल के लिए कम से कम एटलीस्ट जेल के अंदर हैं। जब लोग ये देखेंगे तो उनके दिलों में कितनी ठंडक पहुँचेगी, और जो पोटेंशियल क्रिमिनल हैं वो कितना बड़ा डिटरेंस होगा, ये जो है आप ही सोच सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। ये कास्ट सिस्टम का भी अटोनमेंट होगा। जो हमारे जो जितने भी ये काम कर रहे हैं सफाई का, वो जनरली आप देखते हैं सब वाल्मीकि बरादरी से हैं। तो जब देखेंगे ये बड़े बड़े तिलकधारी पंडित और ये बाबू साहब जो है लोग, जो ये ठाकुर और ये बड़े बड़े जो है लाला जी और सेठ जी, ये सब जो है जब सीवर लाइन को साफ़ करने पर लगे हुए हैं, तो इससे जो है जो क्राइम या जो एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका भी अटोनमेंट होगा, और लोगों के अंदर जो है वो जो ये सफाई वाला कार्य है या जो स्नूटीनेस है कि जो है ये सब गंदे काम है, हमें कूड़ा नहीं छूना, हमें कूड़ा नहीं फेंकना और हमें ये गंदगी साफ़ नहीं करनी, ये सब भी चीज़ों में जो है वो काफ़ी इस पूरे एटीट्यूड में समाज के, मैंने कहा ना कि एक नेशनल सोल की जो है वो एक क्लींजिंग एक तरीके से होगी, सफाई होगी, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने एक प्रपोजल दोस्तों ये रखा है कि जो ये सारा काम होगा, ये जो मैनुअल वर्क कराया जाएगा, उसमें जो मिनिमम जो वेज है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित, उसका जो है वो आधा जो है वो उसका उनको जो है वो उसके बतौर दिया जाए, मजदूरी के बतौर दिया जाएगा। वो चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, चाहे उनके जो फैमिली मेम्बर बाहर रह गए हैं उनके और गरीब हैं उनको वो पे कर सकते हैं। और अगर वो कोर्ट से फाइनल एक्विटल हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्विटल हो जाता है कोई इनोसेंट, एक्विटल विद मतलब कि सिर्फ एक्विटल नहीं
बल्कि विद ऑनर अगर एक्विटल होता है तो उसका क्या कोई हमारे यहाँ कोई रिकम्पेंस नहीं है। एक किसी ने कोई इनोसेंट बंद रहा और कोर्ट ने पाया कि उसके खिलाफ एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं थी, या वो फॉल्स एविडेंस में जो है वो बिल्कुल फॉल्सली जो है वो जेल चला गया, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जेल में रहा, और उसको कोई बेचारे का कोई कंपनसेशन नहीं है। तो अगर वो मैनुअल वर्क करता है तो उस मैनुअल वर्क का फिर उसको जो उसने किया है वो आधे की जगह मैनुअल जो स्टेटरी वेज है वो उसका दुगना उसको जो है उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई इनोसेंटली अगर वो हो गया है अंदर, तो उसको जो है वो उसका पूरा जो उसका वक्त तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन विद इंटरेस्ट, अब वो कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी वो आप खुद गैस कर सकते हैं, वो उसको जो है वो दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ इनजस्टिस है वो दूर होगा। तो दोस्तों ये मेरे अभी प्रपोजल थे, इन प्रपोजल्स को मैं, और मेरे पास और भी इसमें आइडियाज़ और प्रपोजल हैं वो मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये जो है वो एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और आपके पास और भी समस्याएं जो मैंने अपने यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढ रखे हैं, जो मेरी निगाह में अपनी यूनिक हैं, वो मैं आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू।